आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रॉस फील्ड थ्योरी के ऊपर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये थ्योरी बेसिकली बताएगी कि किस तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क करती है और क्यों वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसके ऊपर इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद बेसिकली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि कैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फील्ड थ्योरी। पुराने लेक्चर आपको जो भी मैंने पढ़ाया है अब तक, 2 लेक्चर मैं इसके ऊपर ले चुका हूं, पर्पस और दूसरा वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इन दोनों लेक्चरों के देखने के बाद जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उनमें से ये आपके सामने है। सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है, नीड ऑफ द आवर है, यानी कि हमें बहुत जरूरत है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 3 फेज सप्लाई जो है वो हम लोग घरों के लिए यूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा काफी ज्यादा कह सकते हैं अनइकोनॉमिकल ऑप्शन है और ना ही हमारी इतनी नीड भी नहीं है। दूसरी बात तो नीड कितनी है, नीड है हमारी फ्रैक्शनल किलोवाट, यानी कि फ्रैक्शनल किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट की रेंज की मोटर की नीड है हमें अपने घरों के अंदर, कि हम लोग इसी रेंज के अंदर ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर की मशीन मतलब जो नीड है उसके हिसाब से डोमेस्टिक मशीन की जो रेंज है वो बताई जाती है फ्रैक्शनल किलोवाट से 5 किलोवाट की नीड। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट हो गई। तीसरी चीज हमने सीखी थी कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको 2 रीजन बताए थे। पहला रीजन था जिसमें हमने एक वेक्टर पर्टिकुलर फेजर टाइप के बना के देखा था कि इस तरीके से हमने देखा था, ये रोटर था और यहाँ पे दोनों ही फील्ड जो थी, यानी कि रोटर की फील्ड फाई स्टेटर का फ्लक्स और फाई रोटर का फ्लक्स एक दूसरे के 90 डिग्री अगेंस्ट में 180 डिग्री अगेंस्ट थे और जिसकी वजह से नेट टॉर्क 0 था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। एक चीज मैंने आपको एक थ्योरी और बताई थी, याद होगा, कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट समझा जाए तो 2 रोटेट मैग्नेटिक फील्ड थी और जो टॉर्क अंदर बनेगा उसको चेज करने के चक्कर में ये, ठीक है, तो ये T1 टॉर्क, ये T2 टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे को अपोज में थे, तो T नेट जो था, नेट टॉर्क, वो कितना आ गया था भाई, वो 0 आ गया था। ये चीज हमने पुराने लेक्चर में देखी थी। चौथा पॉइंट, इनिशियल पुश एंड मोटर रन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको अभी तक कोई नहीं समझा पाया कि क्यों हम लोगों ने जब इनिशियल पुश दिया, यानी कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि एक मतलब प्रॉब्लम आ रही थी इंजीनियर सामने की, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियर ने क्या करा, उन्होंने देखा कि जैसे हम रोटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश देंगे तो वो मोटर जो थी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो उसी डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगी। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब लोग ये पुराने लेक्चर में अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। ये बेसिकली मैं कंक्लूजन बता रहा हूं जो हमने पुराने लेक्चर से देख के निकाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सारी चीजें समझाने के लिए 2 पॉसिबल थ्योरीज दी गई। ठीक है, तो 2 थ्योरी दी गई जिसके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट पूरा समझा सकते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग का। ठीक है, तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे और चौथे पॉइंट को समझाने के लिए 2 डिफरेंट थ्योरीज दी गई। तीसरा पॉइंट क्या था कि क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी, और दूसरा चौथा पॉइंट क्या था, इनिशियल पुश देने में मोटर स्टार्ट हो जा रही है। ये जो 2 पॉइंट थे कि बिना पुश दिए मोटर स्टार्ट नहीं होगी और अगर पुश दोगे तो जिस डायरेक्शन पुश दोगे उस डायरेक्शन में मोटर घूमने लगेगी। इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए 2 थ्योरी सामने रखी गई। ठीक है, तो 2 थ्योरीज सामने रखी गई। पहली थ्योरी थी क्रॉस फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये क्रॉस फील्ड थ्योरी थी। दूसरी जो थी डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्रॉस फील्ड थ्योरी इस चीज को समझाती है कि जो मोटर है वो 3 और पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग पुश नहीं करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, पुश करेंगे तो उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में हमने पुश किया है। इसको हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये जो स्लाइड्स मैंने यूज करी थी ये पर्टिकुलर आपने देखा होगा। एक मैंने आपको पॉइंट बताया था, एक पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, याद होगा, इस तरीके का एक डायग्राम मैंने बताया था, ये पर्टिकुलर डायग्राम बना के। और दूसरा रीजन मैंने आपको कहा था, 2 रीजन है, एक रीजन ये था, एक सेकंड पॉइंट ये था जिसके अंदर मैंने 2 रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी करके समझाया था। तो जो पहला वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने देखा था कि रोटर का फ्लक्स और स्टेटर का फ्लक्स दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री अगेंस्ट थे। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो रीजन था जिसकी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होती हैं उसको नाम दिया गया क्रॉस फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही है, उसके पीछे जो ये रीजन मैंने पुराने लेक्चर आपको समझाया था, ये आया था क्रॉस फील्ड थ्योरी से। और जो दूसरा पार्ट मैंने समझाया था कि एक फील्ड ऊपर से जा रही है, एक फील्ड नीचे से जा रही है और इसकी वजह से टी नेट 0 है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को सीखेंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है पुराने लेक्चर में तो एक बार उसको जाकर देखें, ये वाला पार्ट आपको वहां से देखना होगा, रिवाइज कर लेंगे। वैसे मैं इस लेक्चर में भी इसको डिटेल में समझाऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
तो क्रॉस फील्ड थ्योरी के बारे में अगर बात की जाए तो पहला केस ले लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर क्या है, नो पुश नो रोटेशन, ठीक है। यानी कि अगर आप पुश नहीं करोगे, यानी कि अगर आप मोटर पे कोई भी पुश नहीं करोगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका रोटेशन भी नहीं होगा, यानी कि नो पुश नो रोटेशन। इसको हम लोग सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द एसी सप्लाई। अगर मैंने इस तरीके की एसी सप्लाई दी है, ठीक, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स की बात की जाए तो एक फ्लक्स, पर्टिकुलर फ्लक्स इस तरीके से बन जाएगा, फाई स्टेटर का फ्लक्स, ठीक है। और क्योंकि मोटर रुकी हुई है तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन। आप लोग जानते होंगे ट्रांसफॉर्मर एक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन के बारे में हमने पढ़ा होगा कि अगर मान लेते हैं कभी भी वेरिएबल फ्लक्स है, अगर कहीं पे डी फाई बाई डी टी का एक्शन हो रहा है, यानी कि वेरिएबल फ्लक्स है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई। और अगर सर्किट क्लोज होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग ट्रांसफॉर्मर में देख चुके हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर में जैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जिस प्रोसेस से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को हम लोग, अगर उसी प्रोसेस से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग कह देते हैं ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसका मतलब समझना, ट्रांसफॉर्मर एक्शन का मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि कभी भी वेरिएबल फ्लक्स से अगर रिलेटिव मोशन इनका नहीं हो रहा है, फिर भी फ्लक्स वेरिएबल है, यानी कि ये क्या है, फाई एस क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई से ले रहा हो। एसी सप्लाई का क्या मतलब हुआ, वेरिएबल फ्लक्स, ठीक है। तो अगर फ्लक्स वेरिएबल है और मोटर जो है वो रोटेट नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही स्टेटर रोटेट हो रहा है ना रोटर रोटेट हो रहा है, तो इन दैट केस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसलिए कंफ्यूज मत होना, है सारी चीजें वही। तो ट्रांसफॉर्मर एक्शन होगा। अब ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जब यहाँ पे फाई एस है तो इसको अपोज करने के लिए जो फ्लक्स बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन ये होगी, जस्ट अपोजिट होगी इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपको याद होगा, अब मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द कॉइल, और अगर ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, अगर तुम इसको पास ले जाओगे तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। नॉर्थ का क्या होता है कि जस्ट अपोजिट फ्लक्स जनरेट करता है जो उसके पास जा रहा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अगर फाई एस इसकी तरफ जा रहा है तो इसके अंदर जनरेट होने वाला फाई आर जो होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ये होगा आपका फाई आर, रोटर फ्लक्स। और रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब इस पर्टिकुलर फ्लक्स को जनरेट करने के लिए अगर इस फ्लक्स की डायरेक्शन हमें फाई आर अपोजिट रखनी है तो मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल आपको लगाना पड़ेगा और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड रूल जानते होगे कि अगर थंब की डायरेक्शन फ्लक्स की है तो जो फिंगर्स होंगी, ठीक है, राइट हैंड रूल के हिसाब से जो फिंगर्स होंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक। फिंगर्स जो होंगी वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी तो करंट कुछ यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ जा रहा होगा इस तरीके से। फिंगर आप देख सकते हो, फिंगर्स की कर्लिंग कुछ इस तरीके से है, ठीक है। राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करिए, सिंपल सा, थंब को रखो फ्लक्स की डायरेक्शन में, तो जो फिंगर्स होंगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर देंगी। तो अगर करंट इसमें एंटर कर रहा है तो हम जानते हैं अगर कोई क्वांटिटी एंटर कर रही होती है तो उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जहां से निकल रही होती है वहां क्या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वन इज द डॉट, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक, ऊपर क्रॉस और नीचे डॉट, ठीक, ओके। तो अब अगर देखें, अगर डॉट और क्रॉस इस तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए और हम ये निकालना चाहें कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन, तो याद होगा टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए जो हमें यूज करना पड़ेगा, कौन सा यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स का आपको रूल लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आप लोग को याद होगा, इसको मैंने कई बार बताया है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। क्योंकि हमने क्या है, करंट दे रखा है, स्टेटर का फ्लक्स मौजूद है, अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो, तो अगर इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, ठीक। मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की, ठीक है। तो अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली ये बताता है कि किस डायरेक्शन में टॉर्क बनेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, तो ये अगर आपके पास थंब है, ठीक है, थंब, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, फाई एस, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो बता देगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाएगी आपको, ये बात पता होगी आपको यहाँ पे। दिस वन इज द फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ है, ठीक है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि आई आर्मेचर कह सकते हो। तो आर्मेचर करंट की डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है, यानी कि यहाँ डॉट पोलैरिटी है, और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, लेफ्ट टू राइट है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या टॉर्क किधर होगा, अपवर्ड होगा, क्लियर है। तो यानी कि अगर देखो अब इस रोटर को जरा ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखो ध्यान से बड़ा, तो रोटर के अगर नीचे वाले इन वाले पर्टिकुलर कंडक्टर्स की बात की जाए, ये वाले जो नीचे वाले कंडक्टर्स हैं, ये किधर फोर्स लगा रहे होंगे, इनकी टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। तो ये टॉर्क लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, टी, लोअर वाले, ठीक है। तो लोअर वाले क्योंकि देखो डॉट है, ये फाई एस है,
फाई एस की डायरेक्शन सिंपल सा इधर है, तो टॉर्क कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा इनका, यानी नीचे वाले जितने भी कंडक्टर सब मिलके ऊपर की तरफ टॉर्क लगा रहे हैं। और सिमिलरली जो ऊपर वाले कंडक्टर्स होंगे, जब इसमें आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, आप लगा के देख सकते हो, तो जो ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं ये पर्टिकुलर क्रॉस वाले, इनके अंदर टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, वो आएगी डाउनवर्ड। तो दिस वन इज द टॉर्क ऑफ अपर कंडक्टर्स एंड दिस वन इज द टॉर्क ऑफ लोअर कंडक्टर्स। ये पुराने लेक्चर में मैंने बताया था, दोबारा समझा दे रहा हूं। तो क्योंकि दोनों के टॉर्क क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो टी यू प्लस टी एल, यानी कि अगर नेट टॉर्क दोनों का मिलाओगे तो कितना निकल के गए, 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपर कंडक्टर और लो कंडक्टर जो टॉर्क मिला रहे हैं वो टॉर्क तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी टॉर्क की, नेट टी नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है कि मोटर जो होती है वो स्टार्ट नहीं होती, नो पुश नो रोटेशन। आई होप ये समझ में आ गया हो केस। ठीक है, आगे चलते हैं। केस नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसके अंदर ये रीजन दिया गया था कि क्यों इनिशियल पुश देने पर रोटेशन हो जाएगा इन पुश इन डायरेक्शन। इसको सीखते हैं। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, अगेन सिंगल फेज सप्लाई है, तो मान लेते हैं यहाँ पे रोटर में बनने, सॉरी स्टेटर में जो फाई एस आ गया स्टेटर, ठीक है। ये बेसिकली, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो स्टेटर का फ्लक्स है ये कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, दिस वन इज द फाई एस, ये माइनस फाई एस, यानी कि अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो फाई एस की डायरेक्शन ये होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो फाई एस की डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फाई एस बाहर निकलने का मतलब है, क्योंकि एसी कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर डीसी तो है नहीं, डीसी में हम लोग फाई एस हमेशा बाहर ले सकते हैं, लेकिन एसी के अंदर तो फाई एस हर बार चेंज होगा, तो आपने क्यों बाहर लिया है, तो उसका आंसर है मैं इस पर्टिकुलर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, जिस समय मैं इस पर्टिकुलर 90 डिग्री, यानी जब मैक्सिमम फाई एस होगा 90 डिग्री, मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि जब साइकिल जो है सप्लाई की वो अपने मैक्सिमम पीक पे होगी और पॉजिटिव पीक पे होगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव फाई एस हो गया जो बाहर की तरफ जा रहा है। नाउ अगर अब मान के चलते हैं कि हमने इनिशियल पुश दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से हमने ये इधर की तरफ इनिशियल पुश दिया है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस वन इज द इनिशियल पुश एफ। क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं, अगर ये इनिशियल पुश आपने ऊपर की तरफ दिया हुआ है तो मोटर क्या रोटेट करेगी, और करेगी तो क्यों। तो देखो अगर तुमने इनिशियल पुश दिया, ठीक है, यानी कि ये आपने मोटर का रोटर पकड़ के एक बार घुमा दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मोटर क्या होगी, इस डायरेक्शन रोटेट करने लगेगी। ठीक है, इनिशियल पुश लिख लेते हैं इसे, इनिशियल पुश, जिस पुश में, जिस डायरेक्शन में पुश दिया उस डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करेगी, एक बार मोटर रोटेट करेगी तो यहाँ पे जो अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ट्रांसफार्मर एक्शन से नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्शन जो होता है वो आपके स्टैटिक इंडक्शन में होता है, यानी कि जब दोनों साइड रुकी हुई होती हैं। लेकिन क्योंकि जब आपने इनिशियल पुश दे दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पे डायनेमिक इंडक्शन होगा, डायनेमिक इंडक्शन, डायनेमिक इंडक्शन होगा। ठीक है, डायनेमिक इंडक्शन होगा, और एक बार डायनेमिक अगर इंडक्शन होगा तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे आपका रूल लगेगा, यानी कि इसके अंदर अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है तो यहाँ पे लगेगा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आपको याद होगा अगर डीसी मशीन का मेरे सीरीज देखी है, कि राइट हैंड रूल लगता है जब हम लोग जनरेटर के साथ डील करते हैं, यानी कि ये रूल कब लगता है, ये रूल लगता है जब हम लोग जनरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जब आप इनिशियली पुश देते हो तो मोटर की जगह थोड़ी देर के लिए इनिशियल मूवमेंट्स के लिए जनरेटर बन जाती है। ठीक है, यानी क्या हुआ, जब आपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को इनिशियल पुश दिया तो इनिशियल पुश के टाइम पे ये क्या होगा, मोटर जो कि सिंगल फेज मोटर जो थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरेटर में, और वहां कौन सा रूल लगने लगेगा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अगर आप लगाते हो, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है, इस तरीके से राइट हैंड रूल आपको याद होगा। ठीक है, अगर मोशन क्या है, अगर हम थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, थंब ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, एंड दिस वन इज द फर्स्ट फिंगर। ठीक है, ये हो गई। अगर आपके पास इस तरीके से है, ठीक, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं तो जो मिडिल फिंगर होगी वो कुछ ये जाएगी। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड रूल हमने पुराने में लगाया था तो उसमें मिडिल फिंगर हमारी बाहर की तरफ थी, लेकिन जब राइट हैंड लगाओगे आप बना के देख सकते हो तो कुछ इसी तरीके की शेप बनेगी। ठीक है, ये आपका थंब हो गया, तो थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गई फोर्स या मोशन कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फाई एस हो गई, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो क्या होगी, ये होगी करंट। ठीक है, आई हो गई इंड्यूस्ड करंट। ठीक, तो अब अगर जरा देखते हैं, अगर इन पर्टिकुलर कंडक्टर्स की बात करी जाए तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का इनवर्ड है, यानी कि यहाँ आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, और इन पर्टिकुलर कंडक्टर्स बात करी जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक, और ये कंडक्टर क्योंकि मिड में है यानी कि एमएनए पे है एक तरीके से, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जो है मोशन
और फ्लक्स की डायरेक्शन देखो फाई एस किधर है, इधर है फाई एस, ठीक है, और जो मोशन है वो भी इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इधर है। तो इन पर्टिकुलर कंडक्टर्स में क्या होगा, कोई भी एंगल नहीं है फाई एस और एफ के बीच में, यानी फोर्स के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है अपने डीसी मशीन्स के लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। खैर, तो ये हो गया। अब जरा देखते हैं फ्लक्स कैसे बनेगा, आर्मेचर फ्लक्स, बहुत ध्यान से देखना। तो अगर यहां से करंट निकल रहा है ये, और करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है, इसी तरीके से यहां से करंट निकल रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है, सिंपली आपको मैक्सवेल्स का अगेन राइट हैंड रूल लगाना है। अगर डायरेक्शन ऑफ जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो थंब क्या आएगा, ये थंब आएगा इस तरीके से, राइट हैंड रूल अगर आप लगा रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स है वो कहां है, नीचे है। दिस वन इज द फाई रोटर, क्लियर। तो अगर स्टेटर फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है तो फाई रोटर जो है वो क्या है, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि क्वाड्रेचर पे है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अगर बात करी जाए, ठीक है, हमारा यहाँ पे जो आर्मेचर फ्लक्स था वो नीचे आ गया। अब जरा देखते हैं टॉर्क की क्या कंडीशन है। टॉर्क इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो टॉर्क की इक्वेशन होती है, जो यूनिवर्सल इक्वेशन है टॉर्क की, वो है टॉर्क जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फाई एस और फाई आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं स्टेटर फ्लक्स है, एक फ्लक्स है फाई एस और एक फ्लक्स है आपका फाई आर, ठीक है, तो इनके बीच का अगर एंगल जो है वो है थीटा, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो इनके इन दोनों की टॉर्क की वजह, इन दोनों के फ्लक्स की वजह से, यानी कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स की वजह से टॉर्क बनेगा, वो कितना बनेगा, फाई एस फाई आर इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया। तो यानी कि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अच्छा, इलेक्ट्रिकल, ये याद रखना, ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल। आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर डाउट है तो उसको जाके देख सकते हो डीसी मशीन की सीरीज में, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा बेसिकली जो रोटर के मतलब रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स इनके बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल एक मेजर रोल प्ले करता है टॉर्क को बनाने में, ठीक। ये आपने ये क्वेश्चन एक्चुअली आपने इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ी होगी, इसका पर्टिकुलर डेरिवेशन है वो किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट्स में आपने क्वेश्चन बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, जिसमें हमने पीएमसी और ये सब देखा होगा आपने। तो डिस्क में, एनर्जी मीटर में जो डिस्क होती है आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर वो जो रोटेट होने लगती है दो वेरिएबल फ्लक्स, दो फ्लक्स जो कि पर्टिकुलर एंगल से डिफर करते हैं उनकी वजह से, तो वहां पे इक्वेशन आपने ध्यान से पढ़ी होगी। खैर, तो यानी कि साइन थीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब मैं बताता हूं आपको केस वन, ठीक है। इस केस में एक तो रीजन ये था कि मोटर स्टार्ट क्यों नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि टी अपर और टी लोअर क्या थे, अपोजिट थे, और नेट टॉर्क जीरो जा रहा था। एक रीजन और है इसको समझाने का, अगर इसी का एक्सप्लेनेशन एक और दिया जा सकता है कि टॉर्क की इक्वेशन देखो, फाई एस क्या था, ये था डायरेक्शन ऑफ, ये है फाई एस, और रोटर की डायरेक्शन क्या थी, रोटर की डायरेक्शन थी ये फाई आर। इनके बीच का एंगल कितना है भाई, तो इनके बीच का एंगल अगर बात की जाए 180 डिग्री एंगल है, इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज थे। तो अगर साइन 180 रख दो, थीटा की जगह क्या रख दो, साइन 180 केस वन में, तो फाई एस फाई आर और इनके बीच का एंगल साइन 180 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है, इसीलिए टॉर्क क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था निकल के। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो इसीलिए पहले केस में, यानी कि जब हमने नो पुश, जब हमने पुश नहीं देंगे तो रोटेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि फाई एस फाई आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, और 180 डिग्री पर टॉर्क कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस टू। इसके अंदर अगेन सेम आपकी थीटा कितना हो रहा था, 90 डिग्री। देखो इसको ध्यान से देखो, सेकंड केस को, ठीक है। तो सेकंड केस को अगर ध्यान से देखो तो देखो ये हो गया फाई एस, दिस वन इज द फाई एस, और फाई आर कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है, ये हो गया फाई आर। इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर फाई एस फाई आर के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री प्लेस कर दिया, दिस वन इज 90 डिग्री। तो देखो जब साइन 90 क्या होता है, हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। 1 क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यानी कि अगर दोनों फ्लक्स के बीच में, यानी कि अगर फाई एस और फाई आर, यानी कि दो फ्लक्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, ऐसे फ्लक्स जब भी मिलेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में, यानी कि जब हम लोगों ने क्या करा, इनिशियल पुश दे दिया है, तो इनिशियल पुश देने के केस में एक टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क आ जाएगा, और वो मैक्सिमम टॉर्क होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि इंडक्शन मोटर स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक। क्योंकि टॉर्क क्या होगा, अब रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं है, जबकि प्रीवियस केस में रिजल्टेंट टॉर्क कितना था, जीरो था। इस केस में जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, इलेक्ट्रिकल एंगल। याद रखना ये कौन सा एंगल है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एंगल, ठीक है। तो कभी भी दो फ्लक्स अगर वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली आउट ऑफ फेज है, तो ऐसे केस में क्या होगा, 90 डिग्री स्पेस फेज अपार्ट है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा, ठीक। तो इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होगी वो स्टार्ट कर देगी रोटेट होना। क्लियर हो गया। नाउ अब एक इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ये सब कुछ समझ में आ गया, पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा। अभी तक हमने ये तो बताया
हमने देखा, अगर पूरी बात की जाए पिक्चर की, तो आपने ये देखा कि नो पुश नो रोटेशन। दूसरा केस हमने देखा कि इनिशियल पुश तो रोटेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, रोटेशन तो होगा पर किस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या दिया जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जो लीडिंग फेज होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमेशा लीडिंग से लैगिंग फेज की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो फ्लक्स हैं φ1 और φ2, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगा, अगर मान लेते हैं φ1 जो है वो क्या है, लीडिंग है, तो हमेशा लीड से लैग की तरफ जो होता है रोटेशन होता है, ठीक है, यानी कि हाई से लो की तरफ। तो लीडिंग फेज से लैगिंग फेज, याद रखना, ये रूल हमेशा याद रखना। यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है किसी भी थ्री फेज मोटर का, या आपने याद होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी आपने चीज पढ़ी होगी कि अगर आपके पास तीन फेज हैं RYB, तो हम जानते हैं आर जो होता है 0 डिग्री पे होता है, ये 120 डिग्री लैग कर रहा होता है, और ये 240 डिग्री। तो आपने को याद होगा कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, वो कहां से होता है, आर से वाई, देन वाई से बी, देन बी से आर। तो ये इस तरीके से रोटेशन होता है। तो ये भी क्या है, लीडिंग से लैगिंग की तरफ, जस्ट लैगिंग की तरफ। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना, नियम क्या है, जो रूल है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा इंडक्शन मोटर का, वो कहां से होगा, लीडिंग फ्लक्स से लैगिंग फ्लक्स की तरफ होगा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है विच वन इज लैगिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मैंने देखा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कि अगर हमने इनिशियल पुश दिया है तो एक स्टेटर फ्लक्स होगा φs और एक रोटर फ्लक्स होगा φr। ये दो फ्लक्स होंगे, नेट टॉर्क भी होगा, लेकिन कौन सा लीडिंग होगा, φs लीडिंग है कि φr लीडिंग है? इसका आंसर अभी भी हमें नहीं मिला है, तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन φs एंड ER, अगर हम बात करें φs और ER के बीच का क्या रिलेशन है, तो क्योंकि φs क्या है, एक सप्लाई फ्लक्स है, ये क्या था, सप्लाई फ्लक्स था, सप्लाई फ्लक्स, ठीक है, ये सप्लाई फ्लक्स है पर्टिकुलर आपका, ठीक, φs, इसकी वजह से फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और ER आएगा, ठीक है, ER आ गया। यानी कि अगर जब भी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो उसकी वजह से जो एक आएगा EMF इंड्यूस हो जाएगा रोटर के अंदर, ER, ठीक। अब φs और ER क्योंकि ये क्या हो रहा है, जनरेटर एक्शन से आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होंगे, ये सेम फेज में होंगे। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, φs और ER क्योंकि फ्लक्स कटिंग एक्शन से आ रहा है ER, इसीलिए क्या होगा, ये सेम फेज में होगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं ट्रांसफॉर्मर एक्शन से आ रहे होते, ट्रांसफॉर्मर एक्शन से, तो क्या होता है इन डेट केस, यानी कि अगर ट्रांसफॉर्मर एक्शन से आ रहे होते तो यहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको याद होगा। यानी कि अगर किसी इंडक्टर की बात करते हो, इंडक्टर केस में तुमने सीखा होगा कि वेरिएबल फ्लक्स से तो EMF जो इंड्यूस हो रहा था, EMF इक्वल टू N d∅dt। तो जब ऐसे इंड्यूस करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जब तुम EMF इंड्यूस करोगे, तो उसके अंदर EMF जो होगा ER और उसके अंदर जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, उनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या फ्लक्स कटिंग एक्शन से आ रहा है, और जो कि कौन सा है, जनरेटर एक्शन है, यानी कि आपका कौन सा डायनेमिक इंडक्शन है, तो जनरेटिंग एक्शन, क्योंकि जनरेटर एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो दोनों के दोनों φs और φr क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर बात की जाए ER और IR के बीच में क्या रिलेशन, यानी कि EMF इंड्यूस हो गया रोटर के अंदर ER, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा था रोटर के अंदर IR, ठीक है। अब ER और IR आ गए, इनके बीच का क्या रिलेशन होगा, तो हम जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, मैंने बताया था आपको, स्क्विरल केज होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्या होती है, यानी कि सारे के सारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और ये ऑल कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किट होते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। और ये किसकी तरह वर्क करते हैं, वर्क एज अ प्योर इंडक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के जो कंडक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, और किसकी तरह वर्क करते हैं, प्योर। याद रखना ये चीज, इस पे क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि स्क्विरल केज जो होती है इंडक्शन मोटर, उसके जो रोटर होता है उसके कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, तो वो किसकी तरह वर्क करते हैं, तो याद रखना प्योर इंडक्टर की तरह वर्क करते हैं। अब क्योंकि ये प्योर इंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, तो आपको याद होगा इंडक्टर की अगर बात की जाए, उसके अंदर वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री, ठीक है। जब ऐसा है तो रोटर के अंदर इंड्यूस होने वाला वोल्टेज ER और जो करंट होगा IR वो क्या करेगा, लैग करेगा ER से बाय 90 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गई, सिंपल जैसे इंडक्टर में होता है, क्योंकि प्योर इंडक्टर है। अगर प्योर इंडक्टर नहीं होता तो 90 से कम लैग करता, ठीक है, लेकिन क्योंकि प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा, या कह सकते हैं V लीड करेगा I को, या कह सकते हैं I जो होगा वो लैग करेगा V को, एक ही बात है। तो IR क्या होगा, लैग करेगा ER को बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री याद रखना क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्योर कंडक्टर है इसीलिए, वरना 90 डिग्री नहीं लेता। अगर मान लेते हैं सर्किट क्या होता, RL सर्किट होता, तो एंगल जो होता थीटा का वो कितना होता, लेस देन 90 डिग्री होता, ठीक है, ओके। क्योंकि प्योर इंडक्टर है, और प्योर इंडक्टर क्यों, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है रोटर कंडक्टर्स को। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ले रहा हूं मैं सिंगल फेज की, तो IR जो होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा ER बाय 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई,
तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम बात करें सारी चीजों को, फेज रिलेशन बिटवीन आईआर एंड फाइआर। तीसरा पॉइंट, यानी कि अभी तक देखो हमने देखा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं, तो देखो प्रॉब्लम ये आ रही थी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालने में, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि फाइआर लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, या फाइएस, दोनों के बीच में कौन एंगल क्या है, ठीक है, सॉरी, दोनों के बीच में लीडिंग और लैगिंग कौन है, ये नहीं पता चल पा रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने रिलेशनशिप निकाला फाइएस और ईआर के बीच में। तो फाइएस और ईआर के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस आया। देन हमने निकाला फेज रिलेशन ईआर और आईआर के बीच में 90 डिग्री का आया। नाउ अब फाइनली हम लोग किस में निकालेंगे, आईआर और ईआर के बीच में। तो आईआर और फाइआर के बीच, सॉरी, आईआर और फाइआर के बीच में, आई और फाई, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो करता है आई, तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है फाई। और ये चीज हमें सबको पता है कि जो आई होता है वो सेम फेज में होता है फाई के, यानी क्या होंगे, बोथ आर इन सेम फेज। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज इन सेम फेज, समझ में आ गया। यानी कि ये जो करंट होगा इसके अंदर, एक वायर में फ्लो होने वाला करंट और उसके आसपास जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो देखो ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि रिलेशनशिप ये भी पता चल गया, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, तो अब जरा देखते हैं, सबको कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग ऑल। सबसे पहले स्टेटर फ्लक्स आया फाइएस, इसकी वजह से क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ रोटर के अंदर, ईआर, किससे, आपके जनरेटर एक्शन से, जनरेटर एक्शन से ईआर आया, इसीलिए सेम फेज में था, ठीक है। इस ईआर की वजह से आईआर आएगा, क्योंकि इंडक्टर ले रहे हैं इसलिए 90 डिग्री लैग करेगा विद ईआर, ये बात समझ में आ गई होगी। आईआर आएगा ईआर से 90 डिग्री लैग करता हुआ, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ पे स्क्विरल केज रोटर, क्योंकि आपने स्क्विरल केज रोटर लिया इसलिए आईआर जो होगा वो 90 डिग्री लैग कर जाएगा ईआर को। और फाइआर क्या होगा, सेम फेज में होगा, ठीक है। फाइआर क्या होगा, फाइआर आपका ये और आईआर दोनों सेम फेज में होंगे। अब दोनों क्योंकि सेम फेज में है, तो ये 90 डिग्री अगर ईआर से लैग कर रहा है, तो 90 डिग्री फाइआर जो होगा ये भी ईआर से लैग करेगा, सीधी सी बात है। फाइआर क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा ईआर से, और क्योंकि ईआर और फाई एस सेम फेज में है, तो इसलिए फाइआर और फाई एस ये क्या होंगे, 90 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ में आई। देखो इस कनेक्टिंग ऑल अगर सब चीजों कनेक्ट करें, फाइएस से ईआर सेम फेज में, ईआर से आईआर 90 डिग्री लैग करता हुआ, आईआर और फाइआर सेम फेज में, तो सीधी सी बात है फाइआर और आईआर क्या होंगे, 90 डिग्री लैग करेगा। तो जब ये और ये सेम फेज में है, तो फाइएस क्या करेगा, फाइआर से 90 डिग्री लीड कर जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है एक बार और बता देता हूं, ये चीज कनेक्शन करना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो फाइएस है, फाइएस और ईआर सेम फेज में है, और आईआर और फाइआर ये सेम फेज में है, ठीक है, ओके। अब इनके बीच का क्या रिलेशन है, इनके बीच में है 90 डिग्री का डिफरेंस। अगर इनके बीच में 90 डिग्री डिफरेंस है, जिसमें क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो सीधी सी बात है फाइएस और फाइआर ये क्या करेंगे, ये भी 90 डिग्री लैग करेगा। यही बात तो मैंने लिखी है, फाइएस लीड करेगा फाइआर बाय 90 डिग्री, या कह लो फाइआर लैग करेगा फाइएस को 90 डिग्री। यानी कि फाइएस जो होगा तुम्हारा, ये क्या करेगा, ये लीड कर रहा है फाइआर से, बस हमें यही तो पता करना था, ठीक है। तो देखो यहां से समझ सकते हैं फाइएस और फाइआर के बीच में कितना, 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि अगर बात करी जाए रोटर की, तो रोटर में अगर फ्लक्स की बात करी जाए, तो एक फ्लक्स है ये दिस वन इज द फाइएस, और रोटर की बात की जाए तो रोटर का फ्लक्स है दिस वन इज द फाइआर, ठीक। अब ये क्या है, ये लीड कर रहा है, ठीक है, फाइआर से। तो मैंने अभी बताया डायरेक्शन रोटेशन क्या होगा, लीडिंग से ये लीड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, लीडिंग से लैगिंग की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लीडिंग लाइन को यहाँ पे वेव फॉर्म से भी समझाया गया है। 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या हुआ, अगर फाइएस हमारा जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो फाइआर जो होगा वो 90 डिग्री के बाद 0 को टच करेगा, ठीक है। यानी कि और समझ सकते हैं, फाइएस अगर हमारा पीक पे पहुंचेगा 90 डिग्री पे, तो फाइआर जो होगा वो पीक पे कब पहुंचेगा, दूसरे 90 डिग्री के बाद, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो यानी कि 90 डिग्री का डिफरेंस, ये वैसे मैं आपको लैग लीड का एक अलग लेक्चर ले चुका हूं, उसमें मैंने समझाया हुआ है लैग लीड का क्या मतलब होता है, ठीक। तो 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या हुआ कि फाइएस जो होगा वो 0 पे टच करेगा 90 डिग्री पहले, देन फाइआर, बस यही चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आई होप ये समझ में आएगा मोटर किस डायरेक्शन रोटेट करेगी, तो क्योंकि फाइएस लीड कर रहा है फाइआर से, और हमने रूल पढ़ा था अभी पीछे हमने स्लाइड में रूल पढ़ा था कि लीडिंग से लैगिंग की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, ये क्या कर रही है, लीड कर रही है, और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो सीधी सी बात है डायरेक्शन रोटेशन क्या होगा, फाइएस से फाइआर की तरफ, इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि क्या हुआ,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। और हमने, अच्छा आपको याद होगा, इनिशियल पुश किधर दिया था, ये रोटर था, इनिशियल पुश दिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये मैं आपको शुरुआत में बता दिया था, दिस वन, ठीक है। देखो हमने इनिशियल पुश किधर दिया था, इनिशियल पुश दिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज। इनिशियल पुश कहां है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या निकल के आई है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने इनिशियल पुश दिया था, यानी कि इनिशियल जो पुश दिया था तुमने, उसी डायरेक्शन में इनिशियल पुश जो दिया था, उसी की डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि अगर इसको कंक्लूड कर लेते हैं तो कंक्लूजन क्या निकला कि फाई एस जो होगा वो लीड करेगा फाई आर को 90 डिग्री से। क्योंकि फाई एस लीड कर रहा है फाई आर को, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, फाई एस से फाई आर की तरफ होगी। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ पुश किधर था, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर आया, क्लॉकवाइज आया। ठीक है, तो ये चीज फाइनली कंक्लूसिव स्लाइड है। यानी कि जितना भी मैंने आपको बताया उसको अगर कंक्लूड करूं तो 3 पॉइंट में निकाल सकता हूं। सबसे पहले फाई एस होगा, फाई आर होगा, ठीक, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे ये चीजें प्रूफ हो गई कि जो बात कही जा रही थी, जो मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पुश, अगर इनिशियल पुश दोगे तो रोटेशन होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग, यानी जिस डायरेक्शन तुमने पुश किया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में मैंने इसमें आपको कवर किया है। नाउ फाइनली हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो डॉट को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताया कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 पॉइंट सीखे थे उसको चर्चा करी। देन मैंने आपको बताया कि हमने 2 थ्योरीज हैं जो इसको कॉन्सेप्ट को समझाती हैं, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को। एक है क्रॉस फील्ड थ्योरी, एक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने क्रॉस फील्ड थ्योरी के ऊपर चर्चा करी है। और क्रॉस फील्ड थ्योरी में सबसे पहला केस लिया हमने कि जिसमें नो पुश नो रोटेशन केस था, और वहां पे हमने सीखा कि कोई भी अगर टॉर्क टी 0 निकल के आया था इस केस में। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने केस चर्चा करी इनिशियल पुश रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग, यानी कि अगर आप पुश दोगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में मोटर घूमने लगेगी। तो जब हमने पुश करा तो हमने देखा कि इसके अंदर जो एक स्टेटर फ्लक्स अगर ये था फाई एस, तो एक फाई आर निकल के आ गया था यहाँ पे, ये हमने चीज देखी, और इनके बीच में 90 डिग्री था। देन हम आए टॉर्क की इक्वेशन पे। तो टॉर्क की इक्वेशन कहती है कि फाई एस फाई आर साइन थीटा। तो केस 1 जो था इसके अंदर साइन थीटा साइन 180 था, इसलिए कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा था। आपको याद होगा मैंने बताया था, ये दिस वन इज द फाई एस, दिस वन इज फाई आर। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के 180 थे, इसलिए टॉर्क कितना आया, 0 टॉर्क निकल के आया था। देन हमने देखा, देन उसके अलावा हमने एक चर्चा और करी कि टॉर्क अगर ये है 90 डिग्री तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, टी मैक्सिमम होगा। फिर हमने देखा कि चलो टॉर्क आ गया, नेट टॉर्क आ गया, मोटर रोटेट होगी, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया था कि किस डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकाली। डायरेक्शन रोटेशन का जो हम जानते हैं, जो इन्फो हमारे पास थी कि लीडिंग फ्लक्स से लैगिंग फ्लक्स जाएगा। पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कौन लीड कर रहा है, यानी कि फाई एस लीडिंग है या फाई आर लीडिंग है। इसके लिए हमने क्या करा, पूरा हमने इक्वेशन बनाई और हमने ये चर्चा करी, देखा हमने। तो इन सब चीजों के बाद हमने सारे रिलेशनशिप सेटअप करे, ठीक, फाई एस फाई आर के बीच में, फाई एस फाई आर के बीच के हमने इक्वेशन पूरी एक कड़ी से कड़ी जोड़ के बनाई। सबसे पहले फाई एस आया, फाई एस से ई आर आया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फाई एस आया, देन फाई एस की वजह से ई आर आया सेम फेज में, इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ आई आर आया, और इसके सेम फेज में फाई आर आया। तो भाई ये और ये क्या हुए, 90 डिग्री फेज अपार्ट हो गए, 90 डिग्री फेज अपार्ट, जिसमें फाई आर क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, और ये लीड कर रहा था। ये हमने कौन सी स्लाइड में सीखा, ये हमने सीखा कंक्लूसिव स्लाइड में। इस स्लाइड में हमने सीखा कि फाई एस जो होगा वो क्या करेगा, फाई एस आपका लीड करेगा फाई आर को बाय 90 डिग्री। क्योंकि फाई एस लीड कर रहा है तो रोटेशन, डायरेक्शन रोटेशन क्या होगी, फाई एस से फाई आर की तरफ। और देखो यहाँ पे मैंने आपको एक साइड में डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें डायरेक्शन ऑफ पुश दिखाया है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ पुश और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों क्या है, सेम है, यानी कि ये थ्योरी कंफर्म हो गई। तो क्रॉस फील्ड थ्योरी ने ये साबित कर दिया कि जब भी आप रोटेशन इनिशियल पुश दोगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन पुश दोगे उस डायरेक्शन में मोटर रोटेट होना शुरू होगी, प्लस टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर आप 90 डिग्री का एंगल होगा। ये सारी की सारी चीजें हमने क्रॉस फील्ड थ्योरी के अंदर चर्चा करी है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर के अंदर मैंने क्रॉस फील्ड थ्योरी को कंप्लीट तरीके से समझाने की कोशिश की है, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में।